लोगों ने क्या किया होता, कौन सा डेरिवेशन किया था, याद है आप लोगों को? मोहम्मद मोहम्मद लास्ट टाइम जो डेरिवेशन किया था याद है? Last time we did the analytical treatment of two linear simple harmonic motion equations where we get the resultant amplitude, resultant phase and 4 angle. मैंने पाई बाय 2 का एक एंगल रिमेन रखा था, पाई बाय 2 यूज करना है इंस्टेड ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2. लेट मी नो क्या इक्वेशन मिला था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या मिला था? a1 square plus under root a1 square plus a square. हाँ, a1 स्क्वायर प्लस a2 square. a2 स्क्वायर. आगे हाँ बस उतना ही मिला था सर, अंडर रूट. पाई बाय 2 एक सेकेंड है, सॉरी, पाई बाय 3, पाई बाय 2 का तो करा दिया था ना मैंने. पाई पाई बाय बाय 3 3 का नहीं होता, अंडर रूट a1 square plus a2 square plus a1 a2. अंडर रूट a1 square a1 plus स्क्वायर a2 square प्लस a2 स्क्वायर plus a1 a2. प्लस a1 a2. सबको ये मिला है. व्हाट अबाउट अदर्स? सबको मिला है ये इक्वेशन? बिकॉज ये भी हैविंग अ पाई बाय 3 मतलब 60 cos 60 1 by 2. So 2 will get cancelled, so will remain only under root a1 square plus a2 square plus a1 a2. अरुण, सॉरी नॉट अरुण, वरुण. वरुण आपको मिला क्या? वरुण, वरुण आवाज आ रही है? अच्छा, 11th में आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम किया था, याद है? सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट किए थे हम लोगों ने. क्या था सिंपल पेंडुलम और टाइम पीरियड इक्वेशन क्या था वहां पे? 2 pi length upon gravity, root length upon gravity. रूट लेंथ अपॉन ग्रेविटी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g. यही मिला था सबको. एंड व्हाट अबाउट द कोनिकल पेंडुलम देन? कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड भी हम लोगों ने एक इक्वेशन किया हुआ था. वो इक्वेशन था मेजरमेंट नाम के चैप्टर में, डायमेंशनल एनालिसिस में. जो थर्ड डायमेंशनल एनालिसिस था वहां पे हम लोगों ने कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था. क्या था? कोनिकल पेंडुलम टाइम पीरियड इक्वेशन हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस में किया था. थर्ड डायमेंशनल एनालिसिस था. क्या था वो? Come on, speak up. Conical pendulum, simple pendulum, they both are a same thing, and they both are having the same time period equation because they both are following the simple harmonic motion equations. And at that time, they repeat the same equal interval of time. मतलब दोनों का इक्वेशन सेम होंगे, that t is equal to 2 pi under root l upon g. और इसी से रिलेटेड एक और भी टर्म था जो था ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में, where we get the time period of earth, either the satellite. So time period of satellite का इक्वेशन क्या था? Come on, speak up. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन क्या था? अगेन द इक्वेशन वाज सेम, t is equal to 2 pi under root l upon g.
सेम टर्म था गाइस, तीनों टर्म में कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तीनों में एक सिमिलैरिटी है कि पार्टिकल वहां पे अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट कर रहा है। किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में, इफ पार्टिकल विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, it means that equation which is having the time period of equation t is equal to 2 pi under root l upon g। आगे गाइज एक दूसरे टर्म से भी इसको रिलेट करूंगा, तो उस जगह पे वापस सेम इक्वेशन में आपसे पूछने वाला हूं। तो जरा याद रखना कि जब भी पार्टिकल अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट करता है, उसके पास टाइम पीरियड का इक्वेशन t is equal to 2 pi under root l upon g मिलने वाला है। After that guys, here we having the next topic, आइडियल सिंपल पेंडुलम। आइडियल सिंपल पेंडुलम में पहले तो डायग्राम जरा देख लो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ आइडियल सिंपल पेंडुलम। ये डायग्राम ऑलरेडी आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम में देख रखा हुआ है, वेयर वी हैविंग अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग which is denoted with the small l and it is the capital L which is representing the length of the pendulum, मतलब capital L which is equal to small l plus small r, capital L is equal to small l plus small r, small l which is representing the length of the string and small r which is representing the radius of the bob। अब guys यहाँ पे that weight which is acted vertically downward direction, तो यहाँ पर mg होगा, mg। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट में ये रिजॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे mg sin थीटा, mg sin थीटा, यहाँ पे mg cos थीटा, और यहाँ पे सिर्फ mg। मतलब यहाँ पे जो वेट है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ है। Is that clear guys? After that guys, यहाँ पे इस पूरे डायग्राम को आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है, एंड बिफोर दैट यहाँ पर एक और टर्म है, यहाँ पे जो x है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब गाइस कोनिकल पेंडुलम में सबसे पहले पॉइंट ये है आइडियल सिंपल पेंडुलम, आइदर दे वी कैन से आइडियल कोनिकल पेंडुलम। अभी जो आइडियल सिंपल पेंडुलम है, आइडियल सिंपल पेंडुलम में बोलता है कि जो स्ट्रिंग है, पेंडुलम में लगा हुआ जो स्ट्रिंग है, दैट शुड बी इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंगलेस एंड मासलेस क्वांटिटी। आई रिपीट, ये जो लेंथ है, दैट लेंथ शुड बी इनएक्सटेंसिबल, ट्विस्टलेस एंड मासलेस क्वांटिटी है। मतलब आइडियल सिंपल पेंडुलम के अकॉर्डिंग ये जो पेंडुलम में लेंथ हम लोगों ने अटैच किया हुआ है, जो वायर अटैच किया है, ये इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, मतलब एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, मासलेस क्वांटिटी होनी चाहिए और ट्विस्टलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में हम लोग आइडियल सिंपल पेंडुलम से मैच करने की कोशिश करते हैं, बट एग्जैक्टली मैच नहीं हो पाता। हम लोग स्टील वायर ले सकते हैं, स्टील वायर में थोड़े वेट पे वो एक्सटेंड नहीं होता है, तो वो एक बार इनएक्सटेंसिबल कॉन्सेप्ट पे वर्क कर पाता है, बट ट्विस्टलेस और मासलेस क्वांटिटी को बना पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम हमारे आइडियल सिंपल पेंडुलम से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, ये बात याद रखना। हमारे जो आइडियल
चीजें होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, जो प्रैक्टिकल से कभी भी मैच नहीं करते। प्रैक्टिकली जब हम लोग चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल और आइडियल। अब गाइज यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट में आपको आइडियल सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सो राइट डाउन वन क्वेश्चन, show that motion of the bob of simple pendulum is simple harmonic motion. I repeat the question. Show that motion of the bob of simple pendulum. Show that motion of the bob of simple pendulum is simple harmonic motion. Let me know आप लोगों ने लिखा है नहीं क्वेश्चन। नहीं सर, फिर से बोलो ना सर, नहीं समझा। To show that motion of the bob of simple pendulum. To show that of the motion of the bob of simple pendulum. I repeat, to show motion of the bob of simple pendulum is simple harmonic motion. डन। क्वेश्चन लिखने के बाद गाइस ये डायग्राम बनाओ सब लोग। डायग्राम बना लो सब लोग। Here we are having the point O, यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। A is initial, A is initial position, OB is final position. ये डायग्राम बनाओ सब लोग। और गाइस यहाँ पे टेंशन शो कर दो, द टेंशन विच इज डिनोटेड विद द T. सर इसमें x क्या है सर? X which is representing the displacement when the bob which will be displaces from point mean position to extreme position. मतलब A से B तक ट्रैवल करके गया है ना, तो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ है जिसको हम लोग X से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, and that theta which is representing the semi vertical angle. थीटा हमारा एंगल डिनोट करता है। And that capital L which is representing the length of the pendulum which is equal to small l plus small r,
small l which is representing the length of the string, and small r representing the radius of a bob, and that bob which is attached the lower end of the string. सर लेंथ ऑफ पेंडुलम और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम ही होगा ना? No, length of string which is representing length of string only, खाली string का length represent करेगा, and that length of the pendulum which is using length as well as bob radius also. मतलब वहां पे bob को भी attach किया है ना, तो bob को attach करने के बाद length थोड़ा सा extend हो जाता है, बड़ा हो जाता है. और pendulum कब बनेगा? जब string और bob दोनों होंगे तब. इसलिए कैपिटल L को लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहते हैं और स्मॉल l को लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कहते हैं. लेंथ ऑफ पेंडुलम में स्मॉल r भी आ जाता है, ये याद रखना. मतलब थोड़ा सा रेडियस भी अटैच्ड हो जाता है. डन. डायग्राम बनाया सब लोगों ने? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? आगे बढ़े गाइस. अब ये याद रखना कि आप लोगों को पूरा स्टेटमेंट रट्टा नहीं मारना है. मैंने आप लोगों को पहले भी ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना सिखाया था, आज वापस बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना. इन फिजिक्स that every statement which should be started with the consider, so again we'll start with the consider. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर होगा, consider a simple pendulum of mass capital M and the length capital L, that length which is representing the length of the pendulum, and capital L which is equal to small l plus r, where the small l which is representing the length of the string and small r which is representing the radius of the bob. I repeat the first point. Consider the simple pendulum of mass capital M and length capital L, where capital L which is equal to small l plus small r, where the small l which is representing the length of the string and small r which is representing the radius of the bob. Second point में लिखोगे, let OA is the initial position and OB is final position. That final position which is also known as the displaced position, where theta which is representing the semi-vertical angle. After that, we had the next point. In displaced position, it means point OB. In displaced position, that the bob which is experiencing two forces. First, weight which is acting vertically downward direction. I repeat, in displaced position, that bob which is experiencing two forces, weight of the bob which is always acted vertically downward direction, and tension T which is acted in vertically upward direction. ये याद रखना है आप लोगों को. डिस्प्लेस पोजीशन पे मतलब पॉइंट बी पे, दैट बॉब विच इज एक्सपीरियंस टू फोर्सेस. कौन से फोर्सेस हैं? वेट एंड टेंशन. वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, टेंशन टी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. एंड आफ्टर दैट वेट विच इज रिजॉल्व इनटू द टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, mg cos theta, mg sin theta, where the mg cos theta acting vertically downward direction and mg sin theta along horizontal direction. I repeat, that weight which should be resolved into the two types of component, mg cos theta, mg sin theta. mg cos theta acting vertically downward direction and mg sin theta which is along horizontal direction. Is that clear guys? ये मेन पॉइंट्स थे जो आप लोगों को लिखना है अपने ओन वर्ड में. क्लियर हुआ पॉइंट्स? यस सर. गाइस मैं सारे पॉइंट्स वापस बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना आप लोग. कंसीडर, सबसे पहला पॉइंट लिखना है, कंसीडर a simple pendulum of mass capital M and length capital L, where length is equal to small l plus small r, where
small l which is representing the length of the string and small r which is representing the radius of bob. Next point में लिखोगे let OA is the initial position and OB is final position. Final position को displaced position भी कह सकते हैं, and that theta which is representing the semi vertical angle. Next point में लिखेंगे in displaced position that bob which is experienced at two forces, weight mg which is acting vertically downward direction and tension T which is acting vertically upward direction. तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया. इसके बाद लास्ट पॉइंट के बाद अब वापस आप लोग एक्सटेंड करोगे, इसके बाद के पॉइंट लिखोगे, मतलब हम लोग फोर्थ पॉइंट लिखेंगे that weight mg should be resolved into the two types of component, mg cos theta and mg sin theta, where the mg cos theta which is acting vertically downward direction and mg sin theta along horizontal direction. जो डायग्राम में दिख रहा था वही एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे mg cos theta is balanced by the tension T. मैंने आप लोगों को 11th में भी बताया था जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है अपवर्ड कंपोनेंट से बैलेंस्ड होते हैं. ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है मोशन इन प्लेन में, that downward component which is balanced by the upward component. In that diagram we have the downward component mg cos theta, that mg cos theta which is representing the downward component. So that mg cos theta which is balanced by the tension T, मतलब जो टेंशन है वो अपवर्ड कंपोनेंट है और जो mg cos theta है वो डाउनवर्ड कंपोनेंट है. तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिख दोगे that mg cos theta is balanced by the tension T in the string. Is that clear guys? That mg cos theta which is balanced by the tension T in the string, where the mg sin theta which is providing the restoring force. अब गाइज यहाँ पे चीजें चेंज हो गई हैं. जो mg sin theta है वो हमारे मीन पोजीशन के टुवर्ड्स जा रहा है. मीन पोजीशन के टुवर्ड्स जा रहा है मतलब अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है. So that mg sin theta which is providing the restoring force. क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? मीन पोजीशन में जा रहा है मतलब अपने आप को क्या रिस्टोर कर रहा है. मीन पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब भी कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन के टुवर्ड्स जाता है मतलब अपने आप को रिस्टोर कर रहा है वो. इज दैट क्लियर? यस सर. समझ में आया बाकी सबको? ये सारे सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं. थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं. जो डायग्राम में दिख रहा है वो डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देना है. कुछ भी एक्स्ट्रा रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे. अब गाइस ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया है ना. मैं डायग्राम को रब करने जा रहा हूँ. आफ्टर द डायग्राम गाइस डेरिवेशन आपको सॉल्व करना है. तो यहाँ पर हम लोगों ने जो लास्ट पॉइंट लिखा था that mg sin theta which is provides the restoring force, तो उसी के अकॉर्डिंग अब आप लोगों को यहाँ पे लिखना है. so f is equal to minus mg sin theta माइनस mg sin theta. क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन. नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. क्या बोल रहे हो? देखो हम लोगों ने हमेशा फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स ये लिखा था. और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर में एक ऐसी जगह होगी जहां पे रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बदलेगा. तो हर जगह तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स यूज करते हैं, लेकिन कोनिकल पेंडुलम में F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा यूज किए. यहाँ पे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स में जो नेगेटिव साइन था वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है दैट फोर्स. अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे गाइस कंपोनेंट लिखे हैं हम लोगों ने, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये याद रखना. तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है दैट नेगेटिव साइन shows that force and angular displacement are oppositely directed. मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है.
थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये बात मैंने आपको पहले बताया है और इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ था 11th में, दिया है या नहीं? मोशन इन प्लेन में मैंने आपको लीनियर और एंगुलर दो ऐसे कॉलम बनाए थे और मैंने बताया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, बताया था महालक्ष्मी? हाँ सर, हाँ सर, हाँ लिख के रख, मैंने बोला था नोट करके लिख के रखना, आगे 12th में हाँ काम आने सर। वाला है। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, फोर्स एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये तो हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ गया है, सो विल गिव इट इक्वेशन नंबर 1. It is our equation number 1, and after the equation number 1 from the figure, अब फिगर में if we find out the sin theta from there, sin theta क्या होगा वहां पे महालक्ष्मी? थीटा। इक्वेशन फाइंड आउट करो, ये डायग्राम था, एक सेकंड में जरा इसको हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ। इस तरीके से है, स्मॉल एल ये x है और यहाँ पे कैपिटल L है, and here we are having the theta, so that portion which is representing the sine angle, okay, एक्स अपॉन और एल। जो x upon L, तो ये वाला पोर्शन cos है और ये वाला पोर्शन tan है। तो if we find out the sin theta from there, अगर मैं sin theta find out करते हैं, so here we are having the equation x upon L. Is that clear guys? Yes, yes. Okay, एक सेकेंड है। तो from the figure we had sin theta which is equal to x upon L. Now if theta is very small, if theta is very small, if theta is गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा था वो सेमी वर्टिकल एंगल था, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख लेंगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल सो साइन थीटा विल रिमेन ओनली थीटा। तो थिन एंगल के हिसाब से इसको यूज करते हैं, सो यहाँ पे सिर्फ थीटा रिमेन रह जाएगा, तो थीटा विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। सो विल सब्स्टिट्यूट दैट इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इंस्टेड ऑफ साइन थीटा विल सब्स्टिट्यूट ओवर देयर, साइन थीटा की जगह पे गाइस हम लोग उसका जो भी इक्वेशन मिला है उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। अब यहाँ पर जो m है उसको हम लोग इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे, सो f यहाँ पे डिनोमिनेटर में m आ जाएगा, ये भी रिमेन माइनस g, एक सेकेंड, माइनस g अपॉन l इंटू एक्स। यहाँ तक लिखो सब लोग, यहाँ तक लिखो फटाफट पहले। और ये g अपॉन l इंटू एक्स में कंफ्यूज नहीं हो जाना, सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जो रिमेन है, मतलब g x अपॉन l, कंफ्यूज नहीं हो जाना उसमें। लिखे यहाँ तक? नो सर। राइट फास्ट। हो गया सर।
डन। अब यहाँ पे गाइस नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग विद द न्यूटन सेकंड लॉ। अब गाइस यहाँ पे जो F है, इंस्टेड ऑफ F विल यूज ओवर हियर मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन मास, which is equal to minus g x upon L, where m get cancelled, so will remain only A is equal to minus g upon L into x. अब गाइस यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या मिला, A is equal to minus g upon L into x. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो प्रीवियस डेरिवेशन हम लोगों ने किए थे वहां पे A क्या मिला था, A is equal to minus ओमेगा स्क्वायर x, लेकिन कोनिकल पेंडुलम में आकर ये जो फॉर्मूला है ये बदल जाता है, ये फॉर्मूला A is equal to minus g upon L into x मिलता है यहाँ पे। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा ले हम लोग, सो A which is directly proportional to minus x, where g upon L get constant, g upon L is equal to constant, इसको कांस्टेंट कर दिया। समझ में आया डेरिवेशन? डेरिवेशन समझ में आया? यस और नो? यस सर। डन एवरीवन? लिखे यहाँ तक? हाँ सर लिखिए। व्हाट अबाउट अदर्स? वरुण? ओके ओके गाइस, यहाँ पर जब भी आप लोगों से क्वेश्चन आएगा ये, टू शो द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो डायग्राम, स्टेटमेंट और यहाँ तक पूरा लिखना है आपको, देन यू विल गेट अ 3 मार्क। ये बात याद रखना आप लोग। अब इसके आगे बढ़ेंगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। Expression for time period of simple pendulum. Expression for time period of simple pendulum. वरुण, आपका आवाज बहुत बफर हो रहा है, आप मैसेज ही करो, इट्स बेटर। क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। लिखा सब लोगों ने? हाँ सर। आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन SHM in SHM, A is equal to minus omega square x. It's our equation number 1. ये इक्वेशन कहाँ पे मिला था? Differential equation of linear and simple harmonic motion.
अब यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम में क्या मिला है हमें? वी हैव, हम लोग तो यहाँ पे टाइम पीरियड कोनिकल पेंडुलम का फाइंड आउट कर रहे हैं. कोनिकल पेंडुलम आइदर वी कैन से सिंपल पेंडुलम. तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड इक्वेशन क्या मिला? टू पाई अपॉन ओमेगा. अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या फाइंड आउट किया? माइनस जी अपॉन एल एक्स. एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया ना हम लोगों ने. माइनस जी अपॉन एल एक्स. माइनस जी अपॉन एल एल इंटू एक्स. एक्स. हाँ. एक्स न्यूमरेटर में है, ये याद रखना. तो ये हम लोगों को ऑलरेडी कहाँ पे मिला? सिंपल पेंडुलम में मिला है. और ऊपर वाला इक्वेशन हम लोगों को कहाँ मिला था? नॉर्मल सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेरिवेशन में. तो इस चैप्टर में दो एक्सेलरेशन जनरेट हो चुके हैं. अब इन दोनों को अगर कंपेयर करूंगा, विल कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे जी अपॉन एल है. बाकी सब कुछ तो सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा. सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, so when we compare it, so at that time will remain only omega square which is equal to g upon l. g upon l. अब यहाँ पे g ओमेगा की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? If we get the equation number 3, if we compare equation number 1 and 2, हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. ओमेगा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 2 pi by t. Yes, but that omega which is replaced with the 2 pi upon t, 2 pi upon t. अब गाइस ये 2 pi upon t को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग. सो 2 pi upon t होल स्क्वायर इज इक्वल टू g upon l. यहां तक लिखो पहले सब लोग, यहां तक लिख लो. डन. डन. Now we'll take square root on both the side. Taking the square root on both the side, if we take the square root on both the side, so 2 pi upon t will remain on left hand side, and in right hand side that g upon l which is come into the root, so under root g upon l. अब यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. सो टाइम पीरियड को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे और अंडर रूट जी अपॉन एल को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे. सो हियर वी रिमेन 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. That is a time period of simple pendulum. That equation which is representing the expression for time period of simple pendulum. सर इसमें डायग्राम नहीं है क्या सर? नहीं, एक डायग्राम बस हो गया है. वापस सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो, नो इशू. आंटी लेक्चर चल रहा है, थोड़ा धीरे बोलिए.
Done everyone? Yes, sir. हो गया सबका? सेम इक्वेशन मिला है ना जो कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड इक्वेशन में मिला था, t is equal to 2 pi under root L upon G, और यही इक्वेशन हमें मिल चुका है वहां पे ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, एंड सेम इक्वेशन इन सिंपल पेंडुलम आल्सो। मतलब इनके अंदर की सिमिलैरिटी क्या थी प्राची, महालक्ष्मी? ये तीनों डेरिवेशंस की सिमिलैरिटीज क्या थी? कम ऑन स्पीक अप। तीनों डेरिवेशन में सेम फॉर्मूला मिला है, कुछ तो सिमिलैरिटी रही होगी, अभी बताया था कुछ देर पहले। पार्टिकल सेम बात में रिपीट कर रहे हैं। यस, पार्टिकल सेम पाथ पे नहीं, पार्टिकल सेम टाइम पे अपने आप को रिपीट करता है। अगर सेम टाइम पे रिपीट कर रहा है मतलब पाथ सेम है, पाथ सेम है मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है। ये सब मैंने प्रीवियसली आप लोगों को बता रखा था। समझ में आया सबको? दोनों डेरिवेशंस क्लियर हुए? अच्छा, Yes, sir. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डेरिवेशन भेजा हुआ था, लिखा था आप लोगों ने एनालिटिकल ट्रीटमेंट का? वरुण, नोट्स मैंने भेजे थे, आप लोगों ने लिखा था या नहीं? लिख के रखो, आज के भी नोट्स जितने भी हैं मैं सब कुछ भेज दूंगा आप लोगों को, तो उसे भी अच्छी तरीके से लिख लेना। अभी यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि थ्योरेटिकल पार्ट में बोल रहा हूँ और इक्वेशन पार्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको थ्योरेटिकल इक्वेशंस दोनों ही लिखने हैं। तो जो नोट्स आपने भेजा भेजूंगा, था वो लिखा नहीं मैंने। क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? उसका दिमाग से निकल गया। हाँ, पीडीएफ है साइड। मत बोल, तू मत बोल, तेरी आवाज बहुत बफर हो रही है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो गाइस, सेकंड पेंडुलम। Next heading is seconds pendulum. Next heading is seconds pendulum. लिखिए seconds pendulum. इसका डेफिनेशन है गाइस, a simple pendulum whose time period is 2 seconds. मतलब सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड अभी यहाँ पर लग रहा है वो एग्जैक्ट 2 सेकंड लग रहा है, जिसे हम लोग सेकंड्स पेंडुलम कह रहे हैं। मतलब जो एक ऑसिलेशन का सेट था वो 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, सो दैट कंडीशन व्हिच इज नोन एज द सेकंड्स पेंडुलम। तो इसका डेफिनेशन होगा a simple pendulum whose time period is 2 seconds. A simple pendulum whose time period is 2 seconds is known as the simple pendulum. डेफिनेशन सुना सब लोगों ने? वापस सर नहीं समझा। करो। ऑसिलेशन का एक सेट मैंने आपको बताया था, द मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल, the movement of a particle again and again, the one such set of a moment is known as the oscillation. एक सेट का मतलब क्या बताया था महालक्ष्मी? महालक्ष्मी, एक सेट का मतलब क्या बताया था मैंने? बोलो। सर जिस प्लेस से छोड़ेंगे सर, वहीं एक आकर बात- रुकेगा। जहां से हम लोग उसको रिलीज करते हैं, जब वापस उसी जगह पे आता है तो उसे एक वन सच सेट कहते हैं, दैट वन सच सेट व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द ऑसिलेशन। महालक्ष्मी, यू गेट दैट पॉइंट? Yes, sir. तो अब वो एक सेट को कंप्लीट होने में when it will take a 2 seconds, that condition known as the seconds pendulum. Is that clear?
Yes, sir. if that bob which is taken a 2 second to complete that set, that condition will be known as the seconds pendulum. Is that clear? एक सेट को कंप्लीट होने में जब 2 सेकंड लगेगा तो उसे हम लोग सेकंड पेंडुलम कहेंगे. ठीक है, सुना सब लोगों ने? नाउ दैट सेकंड्स पेंडुलम, अब यहाँ पे जो सेकंड्स पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 सेकंड होगा. एंड बिफोर दैट लेट मी नो द टाइम पीरियड इक्वेशन. व्हाट वी गेट दैट इन प्रीवियस डेरिवेशन? 2 pi into square root of L upon G. T is equal to 2 pi under root L upon LG. G. Okay, so in that case the time period is 2 seconds. According with the definition, the time period of simple pendulum is 2 seconds. So instead of T, we'll use the 2. So 2, which is equal to 2 pi under root L upon G, where 2 will get cancelled. Pi को equal के इस साइड लेके आएंगे, 1 upon pi is equal to under root L upon G. L upon G. Now we'll take the square root on both the side. That the square on both the side. तो दोनों जगह स्क्वायर करेंगे इक्वेशन में, तो टर्म यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L अपॉन G. और अगर मैं यहाँ से L फाइंड आउट करूं तो G अपॉन पाई स्क्वायर, ये मिला हमारा इक्वेशन. सेकंड्स पेंडुलम का फॉर्मूला है ये पूरा, लिख के ले लो सब लोग. ये जो L इज इक्वल टू G अपॉन पाई स्क्वायर मिला है, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको लगभग 1 मीटर मिलेगा, मतलब 0.9926 मीटर विच इज इक्वल टू 1 मीटर. तो मतलब अर्थ सरफेस से आपको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखना होगा ये सिंपल पेंडुलम. Others? लिखा सब लोगों ने? Okay, okay. Now give the next heading, laws of simple pendulum. Next heading दे दो, laws of simple pendulum. Next heading, laws of simple pendulum. Laws of simple pendulum. Guys, laws of simple pendulum में सबसे इजी वे है कि पहले टाइम पीरियड का हम लोग फॉर्मूला देख लें. T is equal to 2 pi under root L upon G. मोहम्मद, महालक्ष्मी, प्राची, लेट मी नो कि यहाँ पे कितने लॉस क्रिएट कर सकते हो आप लोग फॉर्मूला देख के.
फॉर्मूला देख के कितने लॉस क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे? बोलो। फॉर्मूला देख के कितने लॉस क्रिएट कर सकते हो? वरुण, महालक्ष्मी एंड अदर्स। ओनली वन? खाली एक ही लॉ क्रिएट कर सकते हो? 2 और 3 कौन कौन से लॉस क्रिएट कर सकते हैं? नाम बताओ। लॉस के नाम तो होंगे ना कुछ? सर एल और जी है ना, एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे मतलब 2 क्रिएट हो सकते हैं, ये तो तय है, ये तो कंफर्म है ना सबको? हाँ सर। Here we are able to create the at least 2 laws from that formula. अब गाइस यहाँ पे बेसिकली 4 लॉस क्रिएट होंगे लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम में। तो सबसे पहले 2 लॉस तो हमें यहीं पे दिख जाते हैं फॉर्मूला में, लॉ ऑफ लेंथ एंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे 2 लॉ ऑलरेडी क्रिएट हो जाते हैं, लॉ ऑफ लेंथ एंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहला लॉ ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट लॉ क्रिएट कर देंगे, द टाइम पीरियड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। शॉर्ट एंड सिंपल। तो सिंपली आपको स्टेटमेंट लिख देना है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is directly proportional to the square root of its length and keep the acceleration due to gravity is constant। मतलब यहाँ पर जो ग्रेविटी थी वो कांस्टेंट हो गई है, g is equal to constant। समझे? पहला स्टेटमेंट समझ में आया क्या सबको? बोलो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलो, लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या होगा स्टेटमेंट? लॉ ऑफ लेंथ का स्टेटमेंट क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल when acceleration of Not gravity L, is constant. square root Length of of its the length। pendulum, square root of its length when acceleration of gravity is kept constant. Yes. After that, we are having the law of acceleration due to gravity. Law of acceleration due to gravity, there is our second law, where the time period of a simple pendulum which is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity। मतलब अगर न्यूमरेटर में रहा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिनोमिनेटर में रहा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेटमेंट क्या होगा अब इसका? Time period of simple pendulum is inversely proportional to acceleration due to gravity when a length of the pendulum is kept constant. महालक्ष्मी कुछ चीज मिस हो गई यहाँ पे, वापस बोलो पूरा स्टेटमेंट ध्यान से थोड़ा। Time period of simple pendulum is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity when its length is kept constant. याद रहे, don't forget to write square root। The time period of a simple pendulum which is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity when the L is equal to constant। L मतलब length of the pendulum is constant। Is that clear others? Let me know guys, clear हुआ या नहीं? अब इसके बाद गाइस 2 और लॉज यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, लॉ ऑफ मास एंड लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। तो थर्ड होगा लॉ ऑफ मास। अब मुझे बताओ यहाँ पे फॉर्मूला में कहीं पर भी मास दिखाई देता है क्या आपको? फॉर्मूला में मास दिख रहा है क्या? नहीं सर, फॉर्मूला में मास नहीं दिख रहा है ना? मतलब लॉ ऑफ मास में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। The time period of a simple pendulum which is independent of mass of the bob
समझ में आया सबको? मतलब अगर फॉर्मूला में मास दिखा तो डिपेंडेंट है, जिसे डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर फॉर्मूला में मास नहीं दिखा तो मतलब वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. सो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. अब गाइस ये याद रखना कि नीट और जेडबलई में ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए. कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन है और अगर टाइम पीरियड या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला आप लोग लिख लेना और चेक कर लेना कि चीजें डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है. तो अगर क्वेश्चन में डिपेंडेंट क्वांटिटी पूछी होगी तो आप लोग फॉर्मूला लिख के पता कर सकते हो कि कौन सी डिपेंडेंट क्वांटिटी है. तो टाइम पीरियड पे डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ और ग्रेविटी है. और अगर मास दिखें तो मास यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो मास यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाती है. तो मास को हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिख लेंगे. इज दैट क्लियर गाइस? अब यहाँ पर एक name is law which is denoted the amplitude. लॉ ऑफ आइसोक्रोनस एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. तो क्या फॉर्मूला में एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है क्या? No. तो क्या होगा स्टेटमेंट इसका? स्टेटमेंट क्या होगा? Time period of simple pendulum is independent of amplitude. Which is independent of the amplitude. Very nice, Mahalakshmi. What about others? बाकी सब? बाकी सब बोलो. वरुण, प्राची, मोहम्मद, अदर्स? क्या होगा स्टेटमेंट? The time period of a simple pendulum which is independent of the amplitude. Okay. अब गाइस मैं इसका स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, आप लोगों को स्टेटमेंट लिख लो. एक सेकेंड ना. दिख रहे हैं लॉज? स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 41 दिखाई दे रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट ये दोनों लॉज लिख लो, फिर इसके बाद आगे के दो लॉज शो करता हूं मैं. पहले ये दोनों लॉज लिख लो. Write down that first two laws.
Done. Done, everyone. If you've done these two laws, then write down that two laws. Law of mass and law of isochronous. ये दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा ब्लर हो रहा है. दिख रहा है सर. Done. Done, guys. After that, guys, we're having a damped harmonic oscillation. I repeat, damped harmonic oscillation. अब यहाँ पे guys जो damped harmonic oscillation है, damped harmonic oscillation को पहले डायग्राम से समझ लेते हैं हम लोग पेंडुलम से. अब guys ये पेंडुलम है, and here we are having a point P, and here we are having a point Q.
जैसे हम लोग पॉइंट पी से इसको सर, रिलीज सर। करेंगे। हाँ हाँ सर वो लॉज ऑफ आइसोक्रोनस में वही एम्पलीट्यूड अगर हाँ। बड़ा हुआ तो सर एम्पलीट्यूड से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो चाहे कितना भी बड़ा हो कितना बड़ा भी रहेगा ज्यादा तो भी हो अच्छा। तो भी इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूला में कहीं पर भी एम्पलीट्यूड नहीं दिख रहा है। ओके ओके सर। अब गाइस यहाँ पे जो पार्टिकल है, if we take that bob at point P and will release from there, so at that time that bob which should be started to repeating itself, so it should be started to move from P to Q and again Q to P, ये यहाँ तक ट्रैवल करेगा। ओके P से Q पे गया और Q से P पे आया। आफ्टर दैट गाइस कुछ देर तक ये अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट करता रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम that amplitude which should be started to decreasing, and after some time that amplitude which should be a die out. एम्पलीट्यूड कुछ देर में एकदम कम हो जाएगा। It means after some time that amplitude which should be a die out. Is that clear guys? Damped harmonic oscillation का मतलब है, I repeat, damped harmonic motion का मतलब है decreasing amplitude with respect to time. Decreasing amplitude with respect to time. समझ में आ रहा है? Damped harmonic oscillation का मतलब समझ में आया सबको? हाँ Decreasing amplitude with respect to time. Is that clear guys? Okay. अब गाइस नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है डैम्पिंग कांस्टेंट का। यहाँ पे डैम्पिंग ऑसिलेशन का मतलब डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगता है तो उसे हम लोग डैम्पिंग ऑसिलेशन कहते हैं। उसके बाद डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होता है? तो बेसिकली दैट डैम्पिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली अटैक ऑन वेलोसिटी, मतलब जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी ऑटोमेटिक एम्पलीट्यूड कम दिखना शुरू हो जाएगा। It means the damping force which is directly proportional to velocity of oscillation. I repeat, damping force is directly proportional to velocity of an oscillating system. जो भी damping force है वो directly proportional होगा velocity से। अब basically damping force क्या है? अगर एक pendulum oscillate हो रहा है तो वहां पे damping force किसकी वजह से generate हो रहा है? तो सिंपल सा थिंग है कि भाई वहां पर जो एयर ड्रैग है वो एयर ड्रैग की वजह से, मतलब एयर की वजह से वो जो एम्पलीट्यूड की वेलोसिटी है, मतलब जो पेंडुलम की वेलोसिटी है एयर ड्रैग की वजह से कम होती है, जिससे एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम दैट एम्पलीट्यूड व्हिच शुड बी अ डाई आउट, सो दैट डैम्पिंग फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब ये डैम्पिंग फोर्स किसकी वजह से था? एयर ड्रैग की वजह से। तो एयर ड्रैग लिखने की जरूरत नहीं है, विल राइट डायरेक्टली डैम्पिंग फोर्स। So that damping force, when we convert into the equal sign, we require something constant proportionality. So we'll use the B, that B which is representing the damping constant, and negative sign which is representing damping force, मतलब जो amplitude है वो continuously decrease हो रहा है, मतलब जो reducing phenomena है वो negative sign denote करता है। After that, if we find out the B from there, B find out करूंगा, so here we having the FD upon V, मतलब damping force per unit velocity। ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? सर हाँ सर वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए स्टार्टिंग में लिख दिए ना कि वो डायरेक्टली हाँ, प्रोपोर्शनल है, फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा है इसलिए तो वापस माइनस ऐसा तो क्यों लिखा डाले? नहीं, ऐसा तो लिखा नहीं। यहाँ पर ये लिखना है डैम्पिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं लिखना है। डैम्पिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, समझे? और यहाँ सर पे हमें इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो डैम्पिंग कांस्टेंट कब मिलेगा? व्हेन वी कन्वर्ट इनटू द इक्वल साइन, and when we started to converting in an equal sign, at that time we get the negative sign also, that negative sign which is representing the decreasing phenomena, किसी ना किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए चाहिए ना।
जो नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे उस डैम्पिंग फोर्स को दिखाता है कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है। और जब डैम्पिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। हाँ सर। महालक्ष्मी क्लियर हुआ पॉइंट? महालक्ष्मी हाँ पूछो, सर। क्या पूछना है? फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला लिखे। अभी मैं हाँ हाँ स्टेटमेंट शो करूंगा स्क्रीन पे, तो आप लोग लिख लेना, पहले ये फॉर्मूला समझ लो। समझे? अब गाइस इसके बाद जो टॉपिक जनरेट होगा दैट टॉपिक इज द डैम्ड ऑसिलेटर। डैम्ड ऑसिलेटर का मतलब है कि जिस डिवाइस से डैम्पिंग ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब द डिवाइस विच इज रिप्रेजेंटिंग द डैम्पिंग ऑसिलेशन, दैट डिवाइस इज नोन एज द डैम्ड ऑसिलेटर। मतलब जो डिवाइस डैम्पिंग ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा उस डिवाइस को हम लोग डैम्ड ऑसिलेटर कहेंगे। अब वो डिवाइस कैसा होगा जिससे डैम्ड ऑसिलेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो डायग्राम देख लेते हैं हम लोग जरा। सपोज ये भी had the one rigid body and rigid support से will suspend one spring, that spring which is connected with the rigid support and make the one end is free, and at the another end of the spring will connect over there one block, that is the wooden block which is consume some mass, and that mass which is helps that spring to restore itself. And here we use the one rod. With the help of rod we connect one pan, and that van which is immersed inside the water beaker. मतलब here we had the one beaker which is containing a water, और guys ये जो आप देख रहे हो इसे हम लोग वैन कहते हैं। वैन का मतलब होता है ब्लेड। वैन का मतलब ब्लेड गाइस, जैसे आप लोगों ने फैन का ब्लेड देखा हुआ है वैसे ये एक ब्लेड है। अब यहाँ पे ये ब्लॉक था, ये स्प्रिंग है, ये रॉड है। अब गाइस जैसे ही मैं ये स्प्रिंग को डिस्टर्ब करूंगा, that spring which should be started to having the oscillation, it means it is started to up down, मतलब ये अप डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब गाइस जैसे ही ये अप डाउन होना शुरू होगा, इस स्प्रिंग की हेल्प से जो ये वैन है ये भी बीकर के अंदर अप डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ये बीकर के अंदर अप डाउन होना शुरू होगा तो यहाँ पे जो वाटर ड्रैग है, ये वाटर ड्रैग इस वैन के मोशन को अपना फोर्स अप्लाई कर देगा, जिससे स्प्रिंग की जो एम्पलीट्यूड है वो सडनली रुक जाएगी। स्प्रिंग की जो एम्पलीट्यूड है वो सडनली रुक जाएगी गाइस। तो यहाँ पर जल्दी ही इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, मतलब वाटर के हेल्प से स्प्रिंग के ऑसिलेशन को हम लोगों ने डैम्प किया है। मतलब ये पूरा एक डिवाइस है जिससे हम लोग डैम्पिंग ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पूरे डिवाइस को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं। इस पूरे डिवाइस को गाइस हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं। Is that clear guys? Is that clear everyone? नहीं समझा सर। मतलब यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कनेक्ट किया हम लोगों ने रिजिड सपोर्ट से, और उसके नीचे एक ब्लॉक यूज कर लिया। ब्लॉक मास है, मास कंज्यूम करता है जो स्प्रिंग को रिस्टोर होने में हेल्प करता है। अब उसी ब्लॉक में हम लोगों ने एक रॉड को कनेक्ट किया है, और वो रॉड एक वैन से कनेक्टेड है। वैन का मतलब एक ब्लेड है। अब जैसे ही मैं स्प्रिंग को डिस्टर्ब करूंगा ये अप डाउन होना शुरू होगा। इस स्प्रिंग की वजह से ये जो वैन है ये भी अप डाउन होना शुरू होगा। तो ये वैन किसके अंदर अप डाउन हो रहा है? पानी के अंदर। वैन किस में अप डाउन हो रहा है? पानी के अंदर।
पानी के अंदर। तो पानी के अंदर अगर हम लोग चलेंगे तो क्या हम लोग फास्टली मूव कर पाते हैं क्या? नो सर। व्हाई वी आर वाटर का भी नॉट एबल टू वॉक फास्ट इनसाइड द वाटर भी वाटर? फ्लो करता है ना, वाटर फ्लो नहीं करता, दैट वाटर विच वाटर विल का भी बी मोशन, हैविंग द थिकनेस, विस्कस होता है, विस्कस, विस्कोसिटी। विस्कसिटी होता है। तो उस विस्कस की वजह से हमारे बॉडी का जो मोशन होता है वो अपोज होता है। तो ये वैन पानी के अंदर मोशन में है ना, वैन पानी के अंदर कैसे है? मोशन में है। वैन पानी के अंदर मोशन में है। तो जैसे ही ये मोशन में आएगा, पानी इसको क्या करेगा? इसके मोशन को अपोज कर देगा। अपोज करते ही इसका जो ऑसिलेशन है जल्दी स्टॉप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस और नो एवरीवन? अब गाइस मैं आपको स्क्रीन शो कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन आपको लिखना है बिना बोले। गाइस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का डेफिनेशन सबसे फर्स्ट है, फिर व्हाट इज डैम्प्ड कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 44 एंड क्वेश्चन नंबर 45। दिख रहा है आप लोगों को? ये गाइस अभी लिखना है, नहीं तो भूल जाओगे ये टर्म को, और टर्म इंपॉर्टेंट है। सुनाई दिया सबको? ये लिखना है अभी। और ये डायग्राम भी बनाना है। संकेत जी, संकेत जी मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, जब तक ये लिख रहे हैं मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है? जी सर। गाइस ये फटाफट लिखना है आपको, फटाफट लिखो।
Done, everyone? No, sir. And after that, guys, we remain only 2-3 derivation in that chapter, and after that, the chapter be finished. So we left only 3 or 4 derivation now. Done, everyone? Guys, मैं screen पे हूँ, आप मुझे से करो। No, sir. If you're done, सर then let. सर कौन सा बोले हाँ। और वो बताओ ना क्वेश्चन नंबर Question number 43, 44, 45. हाँ. सर स्क्रीन सही से करो ना, दिख नहीं रहा डायग्राम। डायग्राम बाकी ऊपर का हो गया। यस सर, हो गया वो।
Done, guys. If you done the question number 45, then write down question number 46. Only question, huh? Only question. Write down question number 46 also. आंसर नहीं छाप देना, शॉर्ट में करके देने वाला हूँ, सिर्फ क्वेश्चन 46 लिखो। सर 45 पूरा लिखना है? 45 पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ ऊपर का पहला पॉइंट लिखना था, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और डायग्राम, बस। हाँ मतलब सर, इस पूरे डिवाइस को हम लोग डायग्राम डैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं। हाँ, इस पूरे डायग्राम को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं, क्योंकि इसी डिवाइस की हेल्प से हम लोग डैम्पिंग ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ बोलो। फिर क्वेश्चन नंबर 46 नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड ना, क्वेश्चन नंबर 45 क्लियर हुआ क्या सबको? No, sir. Sir, wait, please. सर डायग्राम नहीं हुआ सर। एक क्वेश्चन नंबर 46 था क्या? Derive differential equation of damped harmonic oscillations. Derive differential equation of damped harmonic oscillations. क्वेश्चन लिखे 46। Done, guys. Question number 46. Derive differential equation of damped harmonic oscillations. Done, sir. यस सर। व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके गाइस, अभी यहाँ पर जो डायग्राम हमारे पास था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, उस डायग्राम में वी हैड द डैम्पिंग कांस्टेंट, द डैम्पिंग कांस्टेंट या फिर डैम्प फोर्स इक्वेशन क्या था? Fd which is equal to minus Bv. It's our equation number 1. After the equation number 1, that block, उस ब्लॉक की वजह से ये पूरा का पूरा डिवाइस अपने आप को रिस्टोर कर पा रहा था। मतलब ब्लॉक के पास रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला था F is equal to minus kx, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। After that, guys, we need to find out the total force. The total force which is acted on the damped harmonic oscillator. Total force में F which is equal to damped force plus restoring force. अब guys, damped force का equation यहाँ पर क्या था? And before that, according to the Newton's second law, instead of force, we'll use the mass into acceleration. FD की जगह पे minus BV, FS की जगह पे minus KX. अब गैस जितने भी टर्म माइनस में उनको इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस डैम्पिंग कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी प्लस स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. अब एक्सेलरेशन की जगह पे वी आर एबल टू राइट दी डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब ये इक्वेशन m d square x upon dt square plus b dx upon dt plus
plus kx is equal to 0. That equation which is representing the differential equation of damped harmonic oscillations, everyone. I hope you know where we get that d square x upon dt square and dx upon dt. ये सबको समझ में आया क्या? d square x upon dt square किसकी जगह यूज किया है? किसकी जगह पे यूज किया है वरुण? कौन? किसकी जगह पे यूज किया है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर किसकी जगह पे यूज किया है मैंने? Acceleration. That acceleration which is representing the double derivative of displacement and velocity which is representing the single derivative of displacement. तो उनको खाली डेरिवेटिव फॉर्मेट में लिख दिया, बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन. बस इतना ही था. सर ये इम्पोर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के सारे डेरिवेशंस हैं, सारे. एक भी चीजें स्किप नहीं हुई है यहाँ पे, और जो भी चीजें स्किप हुई भी है वो आगे नीट और जेडब्ल्यू में आपको यूज होने ही वाला है. आई डोंट नो यहाँ के लोग क्या सोच के कौन से टर्म को रिप्लेस कर देते हैं. कुछ चीजें कैंसिल आउट हुई है, आपको पता है ये बात. हाँ सर. लेकिन नीट और जेडब्ल्यू से वो चीजें कभी हट ही नहीं सकती. तो आप लोगों को बोर्ड के अकॉर्डिंग तो आप लोगों ने जो छूट गए हैं, जो निग्लेक्ट किया हुआ है, वो पोर्शन नहीं करना. लेकिन गाइस एज पर द नीट एंड जेडब्ल्यू शेड्यूल आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से करना है. Is it clear everyone? ये क्लियर हुआ पूरा पॉइंट सबको? यस सर. आफ्टर दैट गाइस एक नोट लिख लेना आप लोग जरा. अभी हेडिंग दे दो नोट में. सर अभी नहीं लिखे सर. ये नहीं लिखे थे? नो सर. लिख लो लिख लो लिख लो. मतलब m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b dx अपॉन dt प्लस kx is equal to 0. Write fast everyone. सर हो गया. Okay. आफ्टर दैट गाइस एक नोट लिख लेना स्प्रिंग मास ऑसिलेटर पे. नोट ऑन स्प्रिंग मास ऑसिलेटर. इफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर which is look like in series form, that is the K1 and K2. K1 and K2. Sorry, आपने बोला ना सर, आप रिपीट करो ना सर. अगर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर सीरीज फॉर्म में दिखाई देगा तो उस टाइम पे आप लोग फॉर्मूला यूज करना 1/s is equal to 1/k plus 1/k2 and so on. ये फॉर्मेट आप लोग सीरीज के लिए यूज करोगे. इन केस अगर आपको स्प्रिंग मास ऑसिलेटर पैरेलल टर्म में दिखाई देता है
अगर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर आपको इस तरीके से पैरेलली शो होगा, सो इन दैट केस यहाँ पे K1, यहाँ पे K2, so here we use the parallel spring constant which is equal to K1 plus K2 and so on. इससे रिलेटेड नीट और जेडब्ल्यू में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स दिखाई देंगे। सीरीज में दिखा तो 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, और अगर पैरेलल में दिखा तो kp इज इक्वल टू k1 प्लस k2 एंड सो ऑन। ये नोट लिख लो सब लोग। Done. Done, everyone. Okay. अब गाइस जैसा पूरा स्टेप आप लोगों ने लीनियर में पढ़ा हुआ है, सेम पूरा स्टेप आपको एंगुलर में पढ़ना है। जैसा जैसा आप लोगों ने पूरा टर्म लीनियर में पढ़ के रखा हुआ है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर एक्सेलरेशन, सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सेम फॉर्मेट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इस तरीके के फॉर्मेट आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में कर रखा, याद है क्या आप लोगों को? ये टर्म्स याद हैं या नहीं? ये टर्म्स याद हैं गाइस? महालक्ष्मी, एंगुलर मतलब पता है आप लोगों को? एंगुलर मतलब पता है क्या? है महालक्ष्मी? हाँ सर। आवाज आ रही हाँ है आ क्या? रही है सर। What do you mean by the angular? What do you mean by the angular? एंगुलर मतलब कर्व पाथ, लीनियर मतलब स्ट्रेट पाथ। आप लोगों को इतना भी नहीं पता? हाँ सर, वो ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं। यस। तो अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम फाइंड आउट किया था, वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम भी मिलने वाला है। क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है, पेज नंबर 125, अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो। देखो यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है, एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। दिखा? हेडिंग लिखो, डायग्राम बनाओ। हेडिंग लिखो, डायग्राम बनाओ। यहाँ पे सेम एक हम लोगों ने पेंडुलम लिया है, बट इंस्टेड ऑफ बॉब विल फिक्स ओवर द वन मेटेलिक डिस्क। अब डिस्क क्या होगा? रोटेट होगा। बॉब क्या हो रहा था? स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेट हो रहा था, लेकिन अब ये कर्व पाथ पे घूमेगा, डिस्क है। तो जैसा लीनियर वाले स्टेप्स चल रहे थे, अब वैसा ही एंगुलर वाला स्टेप चलेगा।
ये हेडिंग लिख लो, डायग्राम बना लो। डन गाइस, कुछ भी थ्योरेटिकल टर्म नहीं लिखना है, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है। डन सर। डन, एक सेकेंड है। देखो व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास ट्विस्टिंग कांस्टेंट है। अब मैं लीनियर और एंगुलर दोनों को ही 1 बाय 1 लिखता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। हमारे पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिस्प्लेसमेंट से, यस और नो? तो गाइस यहाँ पे टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। अब एफ किसको रिप्रेजेंट करता है? लीनियर को। और टॉर्क किसको रिप्रेजेंट करता है? रोटेशनल फोर्स को। बताया था मैंने आप लोगों को, याद है ना? महालक्ष्मी, वरुण, प्राची, if I slapped you, the force which is acting on your cheek, that is known as the torque. It means that ability of force to rotate the body, that is known as the torque. याद है वरुण? हाँ सर। वरुण आपको याद है या नहीं? ओके, आफ्टर दैट गाइस ये लीनियर वाला था। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर के लिए रिप्रेजेंट करता है। अब इस दोनों को जब इक्वल साइन में कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो जब मैं इसे इक्वल में कन्वर्ट करूंगा तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। सी विच इज रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे इसको ट्विस्टिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग इसे ट्विस्टिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं गाइस, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। तो गाइस मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लीनियर के लिए है। सिमिलरली अगर मैं एंगुलर में चलूं तो वहां पे एंगुलर रोटेशनल फोर्स टॉर्क इंस्टेड एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल घूम रहा है तो अल्फा। यहाँ पे मास है मतलब इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर बॉडी रोटेट हो रही है तो रोटेशनल इनर्शिया होगा। तो रोटेशनल इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। मतलब ये लीनियर के लिए है और ये एंगुलर के लिए है। ये पता है आप लोगों को? वैसे तो मैंने 11th में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखा था। जैसा F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, सेम फॉर्मेट में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी है। तो यहाँ पे F की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकते हैं। सेम फॉर्मेट में गाइस, एक सेकेंड, एक्स में नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। सेम फॉर्मेट में यहाँ पे होगा टॉर्क की जगह पे आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। लेट मी नो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आप लोगों को? समझा सर।
मतलब मैं लीनियर और एंगुलर दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ। आपको खाली एंगुलर वाला पार्ट लिखना है, लीनियर वाला तो ऑलरेडी आप लोगों ने लिख रखा है। अब गाइस एक्सेलरेशन किसको डिनोट करता है? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? Yes, sir. तो एक्सेलरेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो सिमिलरली अल्फा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंगल को। एंगल को। तो डी स्क्वायर थीटा पर यूनिट डी टी स्क्वायर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पे m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इस तरीके से लिख लिया। तो सेम फॉर्मेट में अब हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे आई, अल्फा की जगह पे क्या होगा? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। ये स्टेप समझ में कैसे आ रहा है? यस और नो? समझा सर। अब गाइस यहाँ पे ये जो माइनस के एक्स है इसको इक्वल के इस साइड लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। यही मिला था ना लीनियर एसएचएम? लीनियर एसएचएम यही मिला था ना? हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम यही मिला था ना? अब गाइस यहाँ पर सेम काम अभी आपको करना है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीजें और हैं जो इक्वल के साथ आपको लेनी है। जैसे कि ये जो m था, m को इक्वल के इस साइड लेके गए थे तो यहाँ पे जो स्टेप बना था वो खाली था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। फिर इसे ही हम लोगों ने प्लस में यूज कर लिया था, इसे प्लस में यूज किया था, ये इक्वेशन 0। मतलब डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स। के अपॉन एम की जगह पे ओमेगा स्क्वायर रख दिए थे तो हमें इक्वेशन मिल गया था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। लीनियर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम यही मिला था, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब Yes. गाइस सेम फॉर्मेट में आपको एंगुलर एसएचएम लिखना है। अब ये लीनियर का मैं रब कर रहा हूँ, ये खाली कंपैरिजन के लिए मैंने आपको शो किया हुआ था ताकि स्टेप आपको याद रहे। अब सेम काम आपको करना है एंगुलर एसएचएम में। तो हम लोग क्या kरेंगे? आई को इक्वल की दूसरी साइड भेज देंगे। दूसरे साइड भेजोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। अब ये पूरा इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस में होगा, तो कैसे लिखेंगे इसे? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई into theta is equal to 0. That is representing the angular SHM, differential equation of angular SHM. Differential equation of angular SHM guys. ये लिख लो पूरा, वो जो डायग्राम बनाया था उसके नीचे ये पूरा लिख लो। सर सी अपॉन आई क्या लिखेंगे सर इसमें? कुछ नहीं, कीप इट एज इट इज। ओके सर। जैसे वहां पे के अपॉन एम की जगह पे ओमेगा स्क्वायर रखा था ना, यहाँ पे कुछ नहीं रखना। Here will remain as it is, C upon I. This equation is representing the harmonic motion.
Done, guys? सर आई अल्फा कैसे आया सर? हाँ, आई अल्फा। ये पहले लिख के हुआ, ये लिख के हुआ। हाँ सर, लिख के हो। हाँ, एक सेकंड। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? मास इनटू न्यूटन एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो स्ट्रेट पाथ के लिए F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कर्व पाथ के लिए क्या होगा? कर्व पाथ के लिए क्या होगा? ये सारे तो स्ट्रेट पाथ पे हैं। अगर आपको कर्व पाथ पे घूमना है सो विल यूज द रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? टॉर्क से। अब अगर बॉडी कर्व पाथ पे घूम रही है तो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। स्ट्रेट पाथ पे रुकने के लिए सिर्फ मास यूज करते हैं जिसे इनर्शिया कहा जाता है, और कर्व पाथ पे रुकने के लिए विल यूज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज डिनोटेड विद द आई। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। पहला जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसको प्रूव करेंगे। आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मतलब स्ट्रेट पाथ में F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेम वही फॉर्मूला है अगर कर्व पाथ में आओगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। समझ में आया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कैसे आया है? समझा सर। देखो, जब भी हम लोग स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं तो हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब भी हम लोग कर्व पाथ पे घूमेंगे तो याद रखना वहां पे वही न्यूटन का फॉर्मूला कर्व में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है गाइस। ये जब पहला चैप्टर में आपको करा हुआ उस जगह पे इसका मैं प्रूफ भी दूंगा आपको। अभी क्लियर हुआ सबको? हुआ सर। ये क्लियर हुआ गाइस? हाँ सर। अब इसके बाद गाइस ये देखो, ये दिख रहा है आपको? वापस स्क्रीन दिख रहा है मेरा? एक सेकेंड, एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रहा है सबको? होम स्क्रीन दिख रहा है सर, वहाँ भी टेक्स्ट बुक दिख रहा टेक्स्ट बुक दिखा? है। हाँ सर दिखा। अब गाइस यहाँ पे एंगुलर राइट में सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन के बाद गाइस यहाँ पे हमारे पास एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है। द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम इज गिवन बाय, ठीक है? तो टाइम पीरियड का एक मैं आपको टर्म दिखाता हूँ, शायद उससे कुछ याद आ जाए आपको और ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए। हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक डेरिवेशन किया था, नोटबुक में निकालो कहाँ पे लिखा है आपको। नोटबुक चेक करो कहाँ पे लिखा है टाइम पीरियड ऑफ। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है क्या सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 में t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट a अपॉन x। t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट a अपॉन x दिखाई दे रहा है? हाँ सर। मतलब टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये तो लीनियर के लिए। एंगुलर के लिए क्या होगा? एंगुलर के लिए क्या होगा? 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपॉन डेल्टा और सॉरी अल्फा थीटा। अपॉन थीटा। थीटा। तो मतलब स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का लीनियर कॉन्सेप्ट था। एंगुलर कॉन्सेप्ट में भी सेम होगा, खाली फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट अल्फा अपॉन थीटा।
t is equal to 2 pi upon अंडर रूट अल्फा अपॉन थीटा। लिखा क्या सब लोगों ने एंगुलर में? लीनियर एसएचएम लिखो, t इज इक्वल टू 2 पाई। एक सेकंड में आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, देखिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लीनियर में गाइस, लीनियर में हम लोग लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट a अपॉन x, और एंगुलर में होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट अल्फा अपॉन थीटा। सबको ऊपर वाला स्टेप लीनियर एसएचएम है, नीचे वाला स्टेप एंगुलर एसएचएम है। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। स्टेप क्लियर हुआ? अदर्स? हुआ सर। यस सर। समझ में आया ना कैसे आया स्टेप? यहाँ पर गैस पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट में खाली लिखना है। जैसा लीनियर एसएचएम था वैसे एंगुलर एसएचएम, ठीक है? एक सेकेंड। अब गैस लगभग सारे ही डेरिवेशन इस चैप्टर के हो गए हैं। एक स्मॉल सा टर्म और रिमेन है, जस्ट लाइक ये देखा ना आप लोग, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। अगले लेक्चर में जब आप लोग आओगे तो इस टर्म को थोड़ा पढ़ के आओगे या फिर समझ के आओगे, क्योंकि ऑलरेडी 11th में मैग्नेटिज्म नाम के चैप्टर में आप लोगों ने ये कर चुका है, जहां पे हम लोगों को टर्म मिल चुका है टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। तो एक बार इसे गो थ्रू करके आओगे, जरा सा रीड करके आओगे, ब्लाइंडली नहीं आना, समझे? यस सर, ओके समझा। सर। क्लियर हुए? आज के सारे स्टेप्स क्लियर हुए? ज्यादा हो गया क्या आज? बोलो। ज्यादा हो गया क्या आज? आवाज नहीं आ रही किसी की? अगले लेक्चर में जब आप लोग आओगे तो ये पूरा पढ़ के आओगे, और जितने भी डेरिवेशंस हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करके आओगे सब लोग, ठीक है? एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल फिनिश दिस चैप्टर विद न्यूमेरिकल के साथ में इसको फिनिश कर दूंगा मैं। ओके सर। टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? टेक्स्ट बुक है यस सबके सर, पास? यस सर। इनकेस अगर नहीं भी होगा तो मैं इसका न्यूमेरिकल का जो भी है क्वेश्चन है जो, उसका स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा, ठीक है? जिनके पास नहीं होगा वो उनसे यूज कर लेंगे। ओके गाइस, स्टॉप इट।